उषा घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी रीटा हाथ में बैग और गंदी सैंडल लेकर घर में आती है। अरे ये क्या बहन, तुमने तो पूरा फर्श गंदा कर दिया। जरा अपनी बहन का थोड़ा ख्याल रखा करो। मैंने अभी कितनी मेहनत से पूरे फर्श की सफाई की थी। तो क्या हुआ दीदी, वैसे भी तुम पूरे दिन घर में ही पड़ी रहती हो, थोड़ा काम कर भी लोगी तो क्या चला जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी उषा को दोबारा से घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। जब से रीटा बाहर काम करने लगी है तब से उसके अंदर पैसों को लेकर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती। आखिर मेरी छोटी बहन जो है। ऐसा सोचने के बाद वो चुपचाप घर के काम करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ रीटा अपने लाए हुए नए कपड़े पहनकर देखती है। अरे वाह क्या बात है, मैं तो इनमें बहुत प्यारी लग रही हूँ। अब मैं अपनी न्यू कलेक्शन को पहनूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने नए कपड़े अपनी अलमारी में रखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं होती, जिसके चलते वो अपनी कुछ साड़ियाँ निकाल देती है जो उसने केवल एक दो बार ही पहनी होती है। अब इतना कमाती हूँ कि क्या बताऊँ, अपनी अलमारी को बस न्यू और ट्रेंडिंग कपड़ों से ही रखूंगी। रीटा अपनी पुरानी साड़ी ले जाकर अपनी बड़ी बहन को देने लगती है। ये लो दीदी, आप ये साड़ी पहन लेना। वैसे आपकी ये साड़ी तो फट गई है। मैं समझ सकती हूँ जीजा जी उतना कमा ही नहीं पाते कि आपके सारे शौकों को पूरा कर सके। रीटा ये साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि अगर मैं ये अपने पास रखूंगी तो रंजीत जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे लिए जितना करते हैं मैं उतने में ही खुश हूँ। ओह अच्छा कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ मैं मंदिर के भिखारियों को ही दे दूंगी, कम से कम उन्हें कपड़ों की कदर तो है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पुरानी साड़ियों को अपनी कार में रखती है और मंदिर पर जाकर गरीब भिखारिन को साड़ी बांट देती है। देखा इन गरीबों ने कैसे लपक के ये साड़ियाँ ले ली। मेरी घमंडी बहन तो इन साड़ियों के लायक ही नहीं थी। ऐसा सोचकर वो अपनी कार में बैठती है और वापस घर लौट आती है। घर आने के बाद रीटा को बहुत तेज भूख लगती है। अरे यार आज तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बहू तू आ गई, आजा यहाँ बैठ, तेरी बड़ी बहन ने खाना बनाया है, तुझे भूख लगी होगी, आ और आकर खा ले। रेशमा के कहने के बाद रीटा खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती, लेकिन पहला निवाला खाते ही उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है। हाय राम, ये क्या दीदी, आप मुझे मारना चाहती हो क्या। नहीं बहना, तू ये कैसी बातें कर रही है। तू मेरी बहन है, भला मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगी। इसका मतलब तूने कंकड़ मेरे वास्ते डाले थे। रेशमा ऐसा कहते ही तुरंत बेचारी उषा के बाल पकड़ लेती है। कल मुही करम जली, तुझे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना, तभी तूने ऐसा किया। मैं जानती हूँ कि तू मुझे मारकर मेरे इस घर को हड़पना चाहती है। नहीं माँ जी, आप गलत कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। रेशमा गुस्से से खाने की टेबल से सारा खाना नीचे गिरा देती है। अगर दोबारा ऐसा खाना बनाया तो मैं तेरा सारा सामान पैक करके तेरे घर भेज दूंगी, समझी तू। बेचारी उषा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद रीटा अपने मन ही मन खुश होती है। अरे वाह, मैंने तो हवा में तीर छोड़ा था, लेकिन तीर तो निशाने पर जाकर लगा बिल्कुल। हाय बेचारी मेरी बड़ी बहना। रीटा ऐसा मन में सोचते सोचते अपने आगे रखी दाल की कटोरी भी उठाकर नीचे फर्श पर बिखेर देती है, जिसके बाद वो अपनी बहन को आवाज लगाकर कहती है, ओह नो, शायद मुझसे ये दाल की कटोरी गिर गई। खैर कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहना है ना इस गंदगी को साफ करने के लिए। रीटा ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी उषा रोते हुए पूरे घर की साफ सफाई दोबारा करती है और अपनी सास और बहन के गिराए हुए खाने को इकट्ठा करके वो बाहर जानवरों को खाना खिलाने चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास और बहन के लिए दोबारा से खाना बनाती है। माँ जी इस बार मैंने खाना बहुत ध्यान से बनाया है, आप खा लीजिए। ऐसा कहने के बाद वो भी टेबल पर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी रेशमा उससे कहती है, अरे ये क्या, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे साथ टेबल पर बैठकर खाना खाएगी। लेकिन माँ जी मैं तो हमेशा से ही आप सभी के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाया करती थी, आज कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, आज के बाद तू हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी, जा जाकर रसोई में बैठकर खाना खा ले। रेशमा ऐसा कहकर बेचारी उषा को अपने और रीटा के साथ खाना खाने नहीं देती, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है। आखिर मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों करती है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, बस यही कि मैं अपनी छोटी बहन से बहुत गरीब हूँ और वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जगह नौकरी कर रही है। उषा ऐसा सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। देखते ही देखते कुछ समय बाद भी उसके साथ ही ऐसा अत्याचार होता रहता है, जिसके चलते उषा अपने पति से रात के समय पढ़ना शुरू कर देती है। देखिए जी, मैं भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम भी अपने भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। तुम सही कहती हो उषा, मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं तुम्हारे एक या दो शौक पूरे कर सकूं, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ उषा। इतनी मेहनत के बाद भी आज तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। भगवान के ऊपर थोड़ा भरोसा करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उस दिन के बाद से उषा रात के समय पढ़ाई करना शुरू कर देती है, जिसकी खबर उसकी सास और बहन को कानों कान नहीं पहुंच पाती। एक दिन रीटा अपने पति रोहन से कहती है, सुनिए जी, मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाए। जितना हो सके उतना पैसा लगाएंगे ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हमारे जितना अमीर कोई भी नहीं है। लेकिन रीटा, बेकार में इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या है। तुम तो जानती ही हो कि कितनी मेहनत से पैसा जोड़ा जाता है और ये पैसा हमने अपने बच्चों के लिए जोड़ा है।
तो क्या हुआ, हम दोबारा पैसे जोड़ लेंगे, इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, आप चिंता क्यों करते हो? रीटा अपनी बातों में रोहन को मना लेती है, जिसके चलते उसके बर्थडे वाले दिन एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में वो बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। अब पता चलेगा लोगों को कि मैं कितनी अमीर हूँ। रीटा अपनी बड़ी अमीरों वाली पार्टी में अपनी गरीब बहन उषा को भी बुलाती है। उषा अपनी बहन के लिए एक बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आती है, जिसे देखते ही रीटा कहती है, अरे ये क्या, ये तो अरमानी के शोरूम की ड्रेस है। इतनी महंगी ड्रेस आप कैसे खरीद कर लेकर आई? कहीं आपने चोरी तो नहीं की है? नहीं बहना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मुझे एक एम्बिशियस कंपनी में जॉब मिल गई है, जहां मेरी सैलरी पूरी 50,000 रुपए है। सैलरी सुनते ही रीटा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, जिसके बाद वो हैरानी से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो पढ़ना तक ना आता था। मैं कई दिनों से पढ़ाई कर रही थी। जब पूरी दुनिया और मेरी सास मुझे अनपढ़ कहती थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब तुम मुझे मेरी नाकामयाबी के चलते बातें सुनाया करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, जिसके चलते मैंने ठान लिया था कि अब मैं भी कुछ न कुछ बनकर ही रहूंगी। अब मैं तुम्हारी ही कंपनी की CEO हूँ। तभी वहाँ रीटा का बॉस आता है और उषा की तारीफ करने लगता है। मैंने आज तक मेहनती और पढ़े लिखे बहुत से लोग देखे, लेकिन उषा जी आपकी तो बात ही अलग है। आपकी पढ़ाई में एक जुनूनियत है। वेलकम टू माय कंपनी। ऐसा कहने के बाद वो उससे हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जिस कंपनी में 1 साल काम करने के बाद भी रीटा अपने बॉस से कभी मिल नहीं पाई थी, वो अपनी बड़ी बहन के चलते उन्हें अपने सामने खड़ा देखती है। अपनी बहन की सफलता के चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। अरे पगली, तू मेरी छोटी बहन है, भला मैं तुझे नाराज कैसे हो सकती हूँ? उषा रीटा को माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब अपनी बड़ी बहू को भी नौकरी करते देख रेशमा का बर्ताव बदल जाता है और वो अपनी दोनों बहुओं को एक समान समझने लगती है, जिसके चलते दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहने